तो हेलो एवरीवन। हम लोग बजट को डिस्कस कर रहे थे, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे बजट के वो देखे। ठीक है, जो 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस आई हैं वो भी मैंने आपको बताई थी। और इस सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग इस सेशन में कोशिश करते हैं कि दो पेजेस को डिस्कस कर लें। एक मैक्रो इकोनॉमी का पेज है और एक नेक्स्ट पेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है इसको। ठीक है, ये दो पेजेस हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं इस सेशन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर बात की गई है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार का जो थ्रस्ट है वो इंटैक्ट है, यानी कि लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और FY 27 यानी कि 26-27 के लिए जो टारगेट है वो 12.22 लाख करोड़ का रखा गया है। ठीक है, देखो, कोविड-19 के बाद से लगातार जो है वो केंद्र का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को लेकर थ्रस्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि हर साल गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हर साल कोविड के बाद बढ़ रहा है। और 2027 के लिए यानी कि FY 27 26-27 के लिए 12.22 लाख करोड़ यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, जो कि FY 26 या 25-26 के 10.96 लाख करोड़ का जो रिवाइज एस्टिमेट है उससे 11% ज़्यादा है, 11.5%। ठीक है, जो कैपेक्स लेवल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का लेवल है, ये जीडीपी का 3.1% यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और ये दिखाता है कि सेंटर जो है यानी कि केंद्र जो है वो, जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो हैवी लिफ्टिंग मतलब ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट के केस में गवर्नमेंट की तरफ से ही किया जा रहा है ना, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, FY 26 के लिए अगर हम बात करें तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिवाइज एस्टिमेट है वो 10.96 लाख करोड़ है, जो कि बजट एस्टिमेट 11.21 लाख करोड़ के 25,000 करोड़ जो है वो कम है। ठीक है, और सेंटर जो है वो ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली ही कैपेक्स को पुश कर रही है। सिंगल हैंडेडली मतलब अकेले ही कर रही है, उसको प्राइवेट सेक्टर से कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, एज द मेन स्टे फॉर फिजिकल स्पेंडिंग, मतलब जो भी उसका खर्चा है उसमें ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि शेयर इस चीज़ का है। ठीक है, पिछले दशक से लगभग हम कह सकते हैं कि लगातार जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो बढ़ रहा है और हाई लेवल पर बना हुआ है। ठीक है, अगर हम FY 19 की बात करें यानी कि 2018-19 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था गवर्नमेंट का वो लगभग 3 लाख करोड़ होता था। ठीक है, और तब से हम अभी तक आप कह सकते हैं कि 4 टाइम्स, है ना, 4 गुना जो है वो बढ़ोतरी इसमें हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उनका ये कहना है कि जो कैपेक्स के ऊपर सरकार का फोकस बना हुआ है इससे साइक्लिकल ग्रोथ रिकवरी सपोर्ट होगी। ठीक है, उनका ये मानना है कि जो बजट है इससे साइक्लिकल ग्रोथ रिकवरी जो है उसको सपोर्ट मिलेगा थ्रू इट्स एम्फोसिस ऑन कैपेक्स, है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे साइक्लिकल ग्रोथ रिकवरी में सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 3.1% 3.1% ऑफ द जीडीपी रहेगा कैपेक्स इन दिस FY 27 में, जो कि FY 26 के रिवाइज एस्टिमेट के आसपास ही लग रहा है। ठीक है, और इससे बेसिकली क्या होगा कि इंडिया का जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ ट्रेंड है वो स्ट्रेंथन होगा थ्रू स्टेप्स दैट इंप्रूव मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस, है ना, मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और सर्विस सेक्टर भी जो है वो अट्रैक्टिव बना रहेगा। The high government capex is despite the fact that center has been trying to stay on fiscal glide path that is tapering downwards। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है वो ऐसे समय पर भी ज़्यादा बना हुआ है जब फिजिकल ग्लाइड पाथ पर है सरकार। मतलब फिजिकल ग्लाइड पाथ का मतलब है कि सरकार अपना, जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द फिजिकल प्रूडेंस। ठीक है, फिजिकल प्रूडेंस का मतलब वही होता है कि जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हैं उनको सही तरीके से मैनेज करना। और मैंने आपको बताया था कि अगले साल के लिए जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है दैट इज़ 4.3%। ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो को भी सरकार कम करने की तरफ काम कर रही है। ठीक है, अगले साल का टारगेट रखा गया है 55.6% और उसको 2030-31 तक कहा गया है कि 50% या उससे भी कम किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका प्राइमरी ड्राइवर क्या है? रेलवेज और ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, यानी कि जो टोटल कैपेक्स एलोकेशन है जो लगभग 12.22 करोड़ का बताया गया है उसमें से लगभग 65% के आसपास जो है वो रेलवेज और ये इसमें ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में जाएगा। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के लिए जो एलोकेशन बताया गया है वो 2.94 लाख करोड़ का है और रेलवेज के लिए 2.77 लाख करोड़ का है। ठीक है, 2026 के लिए भी अगर हम बात करें यानी कि 25-26 के लिए उसमें भी जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए अलॉन्ग विद रेलवेज का जो एलोकेशन था वो 64.6% था, तो लगभग उतना ही बना हुआ है अभी भी, है ना। डिफेंस का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है
वो उसका थर्ड एलोकेशन है, थर्ड हाईएस्ट एलोकेशन है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये पिछले सेशन में हमने बात की थी कि डिफेंस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन कितना रखा गया है, 2.19 लाख करोड़, जो कि पिछले साल 1.86 लाख करोड़ था। ठीक है, इसके बाद जो सेक्टर्स जैसे कि पावर जनरेशन, ठीक है, जिनका भी कैपेक्स लिस्ट में मतलब ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनमें होना है, जैसे कि तो अगर हम बात करें 2010 में इन सेक्टर्स का ज़्यादा होता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो शेयर है पावर जनरेशन जैसे सेक्टर्स का, वो कम हो गया है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट है इन सेक्टर्स में वो कम होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद कैपेक्स ग्रोथ टर्न्स आउट टू बी लोअर इफ वन वर टू एक्सक्लूड एलोकेशन फॉर टेलीकॉम। अगर हम टेलीकॉम के लिए जो एलोकेशन किया गया है अगर उसको हटा दें तो उससे फिर जो कैपेक्स की ग्रोथ है वो कम दिखाई देती है। ठीक है, अगर डिफेंस के कैपेक्स की हम बात करें, यानी कि डिफेंस में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 17% बढ़ रहा है। जो लोन्स टू स्टेट्स है, ठीक है, यानी कि जो राज्यों को लोन दिया जाता है वो भी 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और इसमें अगर हम टेलीकॉम सेक्टर को हटा दें तो 11.5% की ग्रोथ जो है कैपेक्स में, जो मैंने आपको बताया कि पिछले साल यानी कि 2025-26 के रिवाइज एस्टिमेट के कंपैरिजन में लगभग 11.5% ग्रोथ है। अगर हम टेलीकॉम सेक्टर में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको अगर एक्सक्लूड करते हैं तो ये 9.6% हो जाती है। ठीक है, राज्यों के लिए जो 50 साल का, राज्यों को जो 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जा रहा है अंडर द स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना, इसको मैंने बताया कि 2 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो पिछले साल तक 1.5 लाख करोड़ था। ठीक है, बात समझ गए? तो इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर बात की गई है 27 यानी कि वही 26-27 के डेट टू जीडीपी रेशियो का टारगेट। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक बार। नॉमिनल ग्रोथ रेट 10%। ठीक है, देखो तो मैंने आपको क्या बताया है कि सरकार जो है अब अपना फोकस डेट टू जीडीपी रेशियो के ऊपर रख रही है। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी फिस्कल टारगेट। पहले से बेसिकली प्राइमरी फिस्कल टारगेट होता था जनरली फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, लेकिन सरकार अब कह रही है कि हमारा प्राइमरी फिस्कल टारगेट है डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि FY27 यानी कि 26-27 में जो डेट टू जीडीपी का रेशियो है वो 55.6% लाया जाएगा, जो कि इस साल 56.1% है। ठीक है, और कंट्री का जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 10% बताया गया है कि इस साल के अंत तक यानी कि 2027 के अंत तक 393 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो डिक्लाइनिंग डेट टू जीडीपी रेशियो है इससे क्या होगा कि जो प्रायोरिटी सेक्टर एक्सपेंडिचर है उसके लिए रिसोर्सेज फ्री होंगे, है ना, क्योंकि बाय रिड्यूसिंग द आउटगो ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है, मतलब आपका जो कर्जा है वो अगर कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कर्जा अगर कम होगा तो आपको उस कर्जे के लिए जो ब्याज देना होगा, जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो भी कम होगा। तो उससे क्या होगा कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो बाकी प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर, प्रायोरिटी सेक्टर में उनका एक्सपेंडिचर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर यह लिखा गया है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 26-27 के लिए जो डेट टू जीडीपी का टारगेट, जैसा कि इकोनॉमिस्ट्स की एक्सपेक्टेशन थी 55%, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 55.61% उसको बोला गया है। ठीक है, और ये जो कदम है डेट टू जीडीपी रेशियो को लेकर, ये सरकार का दो दशक का टारगेट रहा है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट को कम करने का टारगेट। उसके बाद अब ये इन्होंने अपना, एक तरीके से मैंने बताया ना कि पहले सरकार का प्राइमरी टारगेट फिजिकल डेफिसिट ही होता था, उसको कम करना, लेकिन अब सरकार ने जो टारगेट रखा है वो है डेट टू जीडीपी रेशियो को कम करने का। ठीक है, अब पिछले साल बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि मीडियम टर्म का गोल है कि 50% से कम करना है हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो को, 50% से कम करना है 2030-31 तक। ठीक है, और इसको 49 to 51% के रेंज में रखना है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ग्लोबल एजेंसीज हैं जैसे कि S&P हो गया, मूडीज़ हो गया, फिच हो गया, वो जनरल गवर्नमेंट डेप्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इसके ऊपर फोकस करती हैं, है ना, विच इंक्लूड्स द डेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की डेट भी होती है। इंडिया के जो पब्लिक डेट लेवल काफ़ी ज़्यादा है ना, उनको इन एजेंसीज ने बार बार साइट किया है एज एन ऑब्स्टिकल टू हायर रेटिंग्स, कि मतलब इन जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो इसी वजह से हमारे देश की जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं उनको ज़्यादा नहीं बढ़ाती। ठीक है, मतलब हायर रेटिंग्स इंडिया को इसलिए नहीं देती क्योंकि उनका कहना है कि इंडिया में जो ये पब्लिक डेट्स है इसके लेवल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी रेटिंग ज़्यादा नहीं होती है, क्रेडिट रेटिंग, तो इससे हमारी सरकार की जो बोरोइंग्स है, जो हमारी सरकार चाहती है बोरोइंग्स करना, ठीक है, वो क्या होता है, वो महंगी हो जाती है। अगर रेटिंग ज़्यादा हो तो हमारी जो मतलब क्या कहेंगे उसको, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है सरकार की, वो कम हो जाएगी। इसको आप जो है वो सिंपल, जैसे एक इंडिविजुअल का आपको एक टर्म पता होगा जिसको हम कहते हैं सिबिल स्कोर, है ना,
कि जब भी आप कोई लोन लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो बैंक से वो क्या चेक करती है, सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर ये बताता है कि आपने अगर कोई पास्ट में कोई लोन वगैरह लिया है तो उसकी आपने ईएमआईज या उसका जो आप कहते हैं कि इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल है वो कितना टाइमली पे किया था, है ना, या आपकी जो सैलरी वगैरह है वो कितनी है, आपकी कितनी इनकम है। तो उन सब चीज़ों से आपकी जो आप अगर कोई लोन लेते हैं तो आपकी जो लोन रिपेमेंट कैपेसिटी है वो इंडिकेट होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से किसी भी देश की जो रेटिंग्स हैं, ठीक है, जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं, जैसे ये मूडीज, एसएनपी या फिच जो इस तरीके की रेटिंग्स जारी करती है हर देश के लिए, वो अगर कम है तो उससे क्या होगा कि कोई भी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, है ना, वो पैसा देने में थोड़ा सा आनाकानी करती हैं, या फिर अगर पैसा देती भी है तो वो महंगे ब्याज दरों पर पैसा देती है, हायर इंटरेस्ट पेमेंट्स पर, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है कि विच इज सेट टू राइज शार्पली टू ₹17.2 लाख, मतलब जो हमारी बोरोइंग्स है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि FY26 में जो 14.6 लाख 1 लाख करोड़ की थी वो 17.2 लाख करोड़ हो सकती है ऑन द ग्रॉस बेसिस। ठीक है, जो हमारा एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट है 16.96 लाख करोड़ का, जो कि 4 पॉइंट, क्योंकि अब ये चीज़ें बढ़ इसलिए रही हैं ना, इसको परसेंटेज में अगर हम बात करें तो कम हो रही है क्योंकि जीडीपी भी बढ़ेगी, है ना, 10% की जीडीपी बढ़ रही है तो उसके कंपैरिजन में ये एक्चुअल अमाउंट में तो बढ़ रहा है, बट एज अ परसेंटेज अगर हम बात करें तो कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बताया गया है कि जीडीपी का 4.3% अगर फिजिकल डेफिसिट रहेगा तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है ये, इस फिजिकल डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए या इसको आउटसेट करने के लिए हमें इतना जो है वो कर्जा लेना पड़ेगा। तो उसी की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। ठीक है, और वही कहा गया है कि 2025-26 का जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है 4.4% उसको अचीव कर लिया गया है, और अगले साल हम लोग 4.3% तक इसको रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इनका ये कहना है कि 4.3% का जो ये टारगेट है फिजिकल डेफिसिट का, ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और रियलिस्टिक नंबर है। ठीक है, तो ड्रास्टिक चेंजेस जो है वो मतलब सही नहीं होते। ठीक है, कि हम मतलब किसी भी एक सेक्शन के लिए या बाकी सेक्शन के लिए उसमें नुकसान हो सकता है। हमें इन चीज़ों को जो है वो ग्रेजुअल रखना होगा, और फिर भी हम उसको उस बैंड तक रखें जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम जो है वो फिजिकल प्रूडेंस मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनका यही कहना है कि हम इसको अचानक से ये नहीं कह सकते कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो 4% या उससे कम आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें जो है वो स्टडी है और इकोनॉमी जो है वो स्टडी स्पीड में ही मतलब चलनी चाहिए, तो इसीलिए उनका ये कहना था कि इसको हमने लास्ट मतलब पिछले साल मतलब 25-26 में कहा कि 4.4% रहेगा, अगले साल हम इसको 4.3% की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे आप एक चीज़ बताना, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक एक्ट है दैट इज फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या रखा हुआ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये दो आर्टिकल्स हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस वाले आर्टिकल की। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस साल भी एक्सपेक्टेड है, यानी कि FY27 में, कि आरबीआई की तरफ से जो डिविडेंड है वो बम्पर डिविडेंड आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 80,000 करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट्स की भी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि यूनियन बजट में जो बात की गई है कि आरबीआई से जो डिविडेंड आएगा वो 3.16 लाख करोड़ का आएगा। ठीक है, मतलब आरबीआई से, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनसे, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और ये सारा का सारा जो पैसा आता है ये सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यूज है। ठीक है, सरकार का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब सरकार की एक तरीके से कह सकते हैं कमाई, ठीक है, इनकम। तो सरकार का जो मेन सोर्स है इनकम का वो तो है टैक्स। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, जिसको हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब जैसे ये जो डिविडेंड है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, तो इससे जो पैसा आएगा उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, और साथ ही साथ डिसइन्वेस्टमेंट करके भी लगभग 80,000 करोड़ रुपए यहाँ पर आने की उम्मीद बताई जा रही है। ठीक है, FY26 में अगर हम बात करें तो 2.69 लाख करोड़ का जो है वो आरबीआई का सरप्लस था, मतलब वही डिविडेंड जिसको बांटा गया। ठीक है, और ये बेसिकली आरबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो डिविडेंड था उसकी बात कर रहे हैं। इस साल का जो करंट ईयर का रिवाइज एस्टिमेट है उसको बढ़ा दिया गया है 3.05 लाख करोड़। ठीक है, पहले 2.56 बताया गया था, उसको बढ़ा के इन्होंने 3.05 लाख करोड़ कर दिया है। और डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो इस साल 33,000 करोड़ का बताया गया है। ठीक है, और उसका जो टारगेट है वो अगले साल का बताया गया है 80,000 करोड़ का। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये भी कहना है कुछ एक्सपर्ट्स का कि गवर्नमेंट जो है वो आईडीबीआई बैंक और साथ ही साथ मतलब उसका डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, और जो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें भी अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बेचेगी, तो उससे भी पैसा जो है वो सरकार को मिलेगा।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर का ये भी कहना है कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, दैट इज राइट्स है, दे आर इमर्जिंग एज अ सक्सेसफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एसेट मोनेटाइजेशन। ठीक है, क्योंकि जो रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए राइट्स होते हैं, तो ये भी एक एसेट मोनेटाइजेशन का एक सक्सेसफुल इंस्ट्रूमेंट है। और सेंटर ने यहाँ पर ये प्रपोज किया है कि एक्सेलरेट रिसाइकलिंग ऑफ सिग्निफिकेंट रियल एस्टेट एसेट्स। ठीक है, जो सिग्निफिकेंट रियल एस्टेट एसेट है उनको भी एक्सेलरेट किया जाएगा ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थ्रू सेटिंग अप ऑफ डेडिकेटेड राइट्स। ठीक है, ये यहाँ पर बनाने की बात की गई है। इसके बाद ये कहा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं, ये जो एंटरप्राइजेज हैं, उनसे सरकार को 75,000 करोड़ मिलेगा डिविडेंड का। ठीक है, और जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका 2027 में, ठीक है, जो कि करंट फिस्कल के प्रोजेक्टेड 71,000 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद आरबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज से के अलावा जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो भी सरकार का क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, जिसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन सरकारी खजाने में होता है। और इन सबको अगर हम मिला लें तो सरकार का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 2026-27 के लिए वो 6.66 लाख करोड़ का बताया गया है, जो कि पिछले साल 25-26 के कंपैरिजन में 1434 करोड़ या 0.2% जो है वो कम है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो लगभग सेंटर का जो नेट टैक्स रेवेन्यू है उसका 23% है। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट नंबर है। और ओवर द ईयर्स जो आरबीआई से डिविडेंड मिल रहा है सरकार को वो बढ़ रहा है और वो एक सरकार के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है। ठीक है, 2025-26 में सेंट्रल बैंक ने मतलब आरबीआई ने जो है ट्रांसफर किया था रिकॉर्ड सम ऑन द बैक ऑफ नियरली 4,000 बिलियंस ऑफ फॉरेन करेंसी सेल्स टू सपोर्ट द रुपी। ठीक है, 2025-26 में आरबीआई ने जो रुपये की गिरावट चल रही थी उसको सपोर्ट करने के लिए लगभग 400 बिलियन डॉलर की फॉरेन करेंसी को बेचा। ठीक है, अब आरबीआई का बेसिकली क्या होता है ना, आरबीआई को बेसिकली कमाई कहाँ से होती है कि जब वो अपनी फॉरेन करेंसी को बेचती है, ठीक है, जो उसके पास फॉरेक्स रिजर्व होता है उसको जब वो बेचती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एट द सेल प्राइस विच इज ग्रेटर देन द प्राइस एट विच इट परचेजेस दिस करेंसीज, तो जिस प्राइस पर वो करेंसीज को खरीदती है उसके कंपैरिजन में जिस प्राइस पर बेचती है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको यहाँ से इस तरीके की करेंसी सेल करने से फ़ायदा होता है। ठीक है, तो उसी की वजह से जो उसको फ़ायदा हुआ तो उसी का वो डिविडेंड मिलता है। ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर या करंट फिस्कल ईयर एंडिंग इन मार्च 26 उसमें ये बताया गया है कि विल लाइकली सी फार लोअर गेन्स फ्रॉम दीज करेंसी सेल्स एज द क्वांटम ऑफ इंटरवेंशन विद द आरबीआई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली लोअर। लेकिन इस बार ये बताया गया है कि जो आरबीआई ने इस तरीके का इंटरवेंशन था, है ना, रुपये को रोकने के लिए, हमने बहुत पहले भी बात की है इस बारे में कि रुपये को रोकने के लिए या रुपये की गिरावट को कम करने के लिए जो आरबीआई की तरफ से इस तरीके का इंटरवेंशन किया जाता था वो इस बार कम हुआ है। ठीक है, तो इस बार बताया गया है कि अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच में जो आरबीआई की फॉरेन करेंसी सेल्स है वो सिर्फ 98 बिलियन डॉलर की है, जो कि पिछले साल के सेम पीरियड में 44% कम है। तो इसलिए इस वजह से क्या है कि जो मतलब फ़ायदा होगा वो कम होगा। ठीक है ना, समझ गए बात। चलो, इसके बाद हम लोग एक और आर्टिकल यहाँ पर देख लेते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ कुछ चार्ट्स भी दिए गए हैं, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद फिजिकल डेफिसिट टारगेटिंग एरा, फिजिकल डेफिसिट को आप टारगेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब जो हमारा प्राइमरी टारगेट है वो क्या है, डेट टू जीडीपी रेशियो का। ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो का जो चार्ट है वो भी यहाँ पर दिया गया है, फिजिकल डेफिसिट का चार्ट भी दिया गया है। ठीक है, ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं सब आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, है ना। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी यहाँ पर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एक तो कंजम्पशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, अनरिस्ट्रेंड कंजम्पशन है, और दूसरा जो रुपया कमज़ोर हो रहा है उस वजह से। ठीक है, देखो अब यहाँ पर यह बताया गया है कि 2025-26 का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल था, ठीक है, वो बजट एस्टीमेट से 18,500 करोड़ ज़्यादा था, और 2027 में ये और बढ़ सकता है। ठीक है, उसके पीछे रीज़न ये बताए गए हैं कि एक तो ग्लोबल प्राइजेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ रुपया जो है वो कमज़ोर हो रहा है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, तो उसकी वजह से ये जो प्राइस है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, प्रीवियस बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए लगभग 1,68,000 करोड़ 1,68,000 करोड़ के आसपास जो है वो दिया गया था, जिसमें से लगभग 1,19,000 करोड़ जो है वो यूरिया के लिए और 49,000 करोड़ जो है वो बाकी न्यूट्रिएंट्स के लिए था। ठीक है, हालांकि उसमें जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं उसमें ये कहा गया है कि आउटले जो है वो 1,86,000 करोड़ का हो गया। ठीक है, मतलब
67,000 के आसपास था बजट एस्टिमेट, और ये रिवाइज एस्टिमेट इतना हो गया। ठीक है, 1,26,000 करोड़ यूरिया के लिए और 60,000 करोड़ जो है वो बाकी फर्टिलाइजर्स के लिए। तो बजट एस्टिमेट से ये काफ़ी ज़्यादा रहा है। 2026-27 के बजट में भी टारगेट किया गया 1,71,000 करोड़ के आसपास का टोटल सब्सिडी, जिसमें 1,17,000 के आसपास यूरिया और 54,000 के आसपास बाकी मतलब और फर्टिलाइजर्स के लिए। ठीक है, और ये भी चांस है कि ये फिगर जो है वो फिर से एक्सीड कर सकता है। ठीक है, प्राइमरी लेड बाय टू सोर्सेज, मतलब दो कारणों की वजह से ये हो सकता है कि जो इस बार का बजट एस्टिमेट है वो फिर से एक्चुअल में जब अगले साल रिवाइज हो ये डेटा तो और ज़्यादा बढ़ जाए। उसके पीछे कारण ये बताया गया है, एक तो अंडर प्राइसिंग। ठीक है, खासकर यूरिया और डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट की अंडर प्राइसिंग। अंडर प्राइसिंग का मतलब क्या है कि जो कम दाम में इसको बेचा जा रहा है। ठीक है, यूरिया की अगर हम एमआरपी की बात करें तो ये लगभग 2012 के नवंबर से 5,360 रुपये प्रति टन है। ठीक है, और 2015 से जनवरी 2015 से जो मैंडेटरी नीम कोटिंग है ना, नीम ऑयल कोटेड यूरिया है, उसकी एमआरपी जो है पर टन वो 5,628 रुपये है। ठीक है, डीएपी हालांकि डीकंट्रोल्ड है, मतलब इनके प्राइस तो यूरिया के प्राइस तो फिक्स है। ठीक है, डीएपी का प्राइस जो है वो डीकंट्रोल्ड है। तो कंपनीज जो है वो ऑन पेपर तो फ्री है कि वो फार्मर्स को मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, और सेंटर जो है वो फिक्स्ड पर टन सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसकी एमआरपी भी जो लगभग अगर हम बात करें तो 27,000 रुपये प्रति टन जो है वो कोविड-19 के बाद से इसकी भी बनी हुई है। इसके प्राइस में भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि एक तो पहली बात तो देखो यूरिया के प्राइस कम है और प्राइस बढ़ नहीं रहे हैं, तो यूरिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है। ठीक है, जो 2017-18 में लगभग 30 मिलियन टन से या उससे कम हुआ करता था वो 20-21 में बढ़ के 35 मिलियन टन हो गया। और अगर हम बात करें इस साल के दिसंबर तक तो ये 40 मिलियन टन से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो एक तो यूरिया कंजम्पशन बढ़ रहा है, दूसरा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा। और उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा 2023-24 में 31.4 मिलियन टन पहुंच गया था, उसके बाद ये बढ़ा नहीं, तो इसलिए यूरिया का इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है, और 2025-26 में यूरिया का इंपोर्ट 10 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। ठीक है, डीएपी की अगर हम बात करें तो डीएपी का कंजम्पशन 20-21 में जहाँ 11.9 मिलियन टन था वो कम होकर 24-25 में 9.3 हो गया, और इस साल 8.9 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। ठीक है, अंडर प्राइसिंग हेयर हैज लेड टू शॉर्टेजेस एंड रिपोर्ट्स ऑफ ब्लैक मार्केटिंग ऑफ डीएपी हैविंग 46% फॉस्फोरस कंटेंट। ठीक है, डीएपी में बेसिकली 46% फॉस्फोरस कंटेंट होता है, और यहाँ पर अंडर प्राइसिंग की बात हो रही है। ठीक है, इसकी वजह से शॉर्टेजेस हो रही हैं और ब्लैक मार्केटिंग की खबरें भी सामने आ रही हैं। ठीक है, अंडर प्राइसिंग का मतलब वही है कि इसको कम दाम में बेचा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप बाहर से चीज़ें लेके आ रहे हैं, ग्लोबल प्राइसेस अगर ज़्यादा हैं और उसके डोमेस्टिक मार्केट में अगर प्राइसेस फिक्स किए गए हैं, तो जो उसका डिफरेंस होगा प्राइजेस का वो एज अ सब्सिडी सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उसी की वजह से सरकार का जो सब्सिडी बिल है फर्टिलाइजर्स के उसमें वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि फार्मर्स ने डीएपी को, क्योंकि डीएपी जो है वो मतलब कम मिल रही है, तो डीएपी की जगह कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, ठीक है, इनका यूज़ करना शुरू कर दिया है। इनमें से कुछ फर्टिलाइजर्स में जो है वो फॉस्फोरस कम होता है। ठीक है, इनफैक्ट रिटेलिंग एट हायर प्राइसेस देन डीएपी, और उनका जो प्राइसेस है वो डीएपी से ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम डीएपी की जो प्राइस बताया मैंने आपको 27,000 रुपये प्रति टन, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग रेट्स हैं वो 20-20-03 मतलब एनपीके और एनपीके और एस, हाँ, इनका जो प्रपोर्शन है उसका प्राइस बताया गया है 29,000। ठीक है, 39,000 से लेकर 40,000 पर टन प्राइस चल रहा है इस प्रपोर्शन का और इसका। ठीक है, सिर्फ जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है जिसमें 16% फॉस्फोरस और 11% सल्फर होता है उसका प्राइस ही लगभग 11,500 रुपये प्रति टन है। ठीक है, एक तो मैंने बताया कि कंजम्पशन ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि प्राइसेस कम है तो कंजम्पशन ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पर यह बताया गया है फर्टिलाइजर सब्सिडी का ओवरशूट करने के पीछे कि ग्लोबल प्राइसेस, एक तो ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात कि रुपया कमज़ोर हो रहा है और जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स बनी हुई हैं। अगर हम जनवरी के टेंडर की बात करें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के, तो इसमें बताया गया है कि जो इम्पोर्टेड यूरिया है, ठीक है, उसकी कॉस्ट इतनी रही है पर टन। ठीक, इसके बाद ये भी बताया गया है कि मोर और लेस द सेम एज ईयर अगो, यानी कि लगभग जितना एक साल पहले थी उतनी ही है। देर आर कंसर्न्स अबाउट ग्लोबल प्राइसेस हार्डनिंग एंड अमिड अनचेक्ड ग्रोथ इन कंजम्पशन। ठीक है, एक तो कंजम्पशन बढ़ रहा है और उसकी वजह से ये हो सकता है कि ग्लोबल प्राइसेस और ज़्यादा जो बढ़े तो उससे भी और ज़्यादा इशूज़ आ सकते हैं। और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो रुपया गिर रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर जहाँ रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले 86.6 पर था, वो अभी 91.9 रुपीज़ टू द डॉलर पहुँच गया है। तो इसकी वजह से भी ऑब्वियस सी बात है कि हम जिस चीज़ को इम्पोर्ट कर रहे हैं और अगर हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है तो हमारी जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा। ठीक है ना, मतलब पहले $1 की अगर हम
जो है वो फर्टिलाइज़र खरीदते थे तो हमारी जेब से इतना रुपया जाता था, लेकिन अब वही $1 की यूरिया खरीदने में या फर्टिलाइज़र खरीदने में इतना रुपया जा रहा है, तो नुकसान इसकी वजह से भी हमें हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा एक पेज हो गया जिसमें हमने बात कर ली अबाउट दी मैक्रो इकोनॉमी। अब हम लोग इस सेशन में एक और पेज कवर कर लेते हैं, दैट इज़ अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पेज में हमें 2 3 4 आर्टिकल्स जो हैं वो देखने हैं। ठीक है, इन 4 आर्टिकल्स को यहाँ पर कवर कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक एक पेज को हम लोग हर सेशन में लेंगे तो नंबर ऑफ सेशंस फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, वो भी मैं नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि टोटल 4 से 5 सेशंस में ये पूरा आज का जो बजट है वो कंप्लीट हो जाए, है ना। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हर सेशन में 2 2 पेजेस कवर करते चलें। ठीक है, तो सेशन भी बहुत लंबा नहीं होगा और बहुत ज़्यादा सेशंस भी नहीं होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है 7 सिटी इकोनॉमिक रीजन्स इन 5 ईयर्स। ठीक है, 7 CERs बनाए जाएंगे, दैट इज सिटी इकोनॉमिक रीजन्स बनाए जाएंगे 5 साल में, और इससे सूरत, वाराणसी और वाइजैक जैसे जो शहर हैं इनको फ़ायदा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर यही बताया गया है कि 7 सिटी इकोनॉमिक रीजन्स इंक्लूडिंग इन सूरत, वाराणसी एंड विशाखापट्टनम, ये बनाया जाएगा। और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए जो है, ठीक है, हर शहर के लिए 5,000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों के लिए एक्सपेंड किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो 2026-27 के लिए पहले इनमें जो 2 नई स्कीम्स हैं, जैसे कि सिटी इकोनॉमिक रीजन्स और रीजनल मेडिकल हब्स, इनके लिए 2,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। और बजट के अनुसार जो एलोकेशन है वो इसलिए किया गया है ताकि जो CERs हैं, ठीक है, जो सिटी इकोनॉमिक रीजन्स हैं, वो सेटअप किए जाएंगे कहाँ? बेंगलुरु, पुणे, सूरत, वाराणसी एंड विशाखापट्टनम में। बिसाइड्स द ट्राई सिटीज ऑफ भुवनेश्वर, पुरी एंड कटक इन उड़ीसा, एंड द ट्राई सिटीज ऑफ कोयम्बटूर, इरोड एंड त्रिपुर इन तमिलनाडु। तो ये 7 सिटी इकोनॉमिक रीजन्स हो गए। ठीक है, और फॉर इम्प्लीमेंटिंग देयर प्लान्स इन PPP मोड, यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है उसके थ्रू इसमें प्लान्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे विद अ रिफॉर्म कम रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। ठीक है, रिफॉर्म कम रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म मतलब जिस तरीके से रिजल्ट होगा उस तरीके से ही उसको फाइनेंस आगे किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, इसकी इंपॉर्टेंस को भी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, और उसमें ये कहा है कि CER जो है वो वन ऑफ द 6 की एरियाज़ हैं। ठीक है, जो बाकी की एरियाज़ हैं उसकी भी इन्होंने बात की है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट और सस्टेन करने के लिए इन्होंने कहा है कि हम 6 एरियाज़ में इंटरवीन करेंगे। पहला है कि 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, लेगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, उनको रिजुविनेट किया जाएगा। चैंपियन MSMEs बनाने की बात की गई है। इसके बाद डिलीवरिंग अ पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पुश करने की बात की गई है। ठीक है, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड डेवलपिंग सिटी इकोनॉमिक रीजन्स। तो बेसिकली ये 6 की एरियाज़ हैं जिनके ऊपर इंटरवेंशंस की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि सिटीज़ जो हैं देवर द इंजन्स ऑफ ग्रोथ, इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, और हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के ऊपर, और खासकर जो टेम्पल टाउन्स हैं उनके भी ऊपर, जिनको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक एमिनिटीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, सिटीज़ के पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए उनका ये कहना है कि ये जो CERs हैं, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स हैं, दे वुड बी मैप्ड बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक ग्रोथ ड्राइवर्स एंड एलोकेशन ऑफ 5,000 करोड़ पर CER ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, वही 5,000 करोड़ रुपए हर सिटी के लिए अगले 5 सालों के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू चैलेंज मोड। ठीक है, विच एंटेल्स अ कंपटीशन अमंग द सिटीज़। ठीक है, कंपटीशन रखा जाएगा सिटीज़ के बीच में और उसके थ्रू इनको पैसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 2026-27 के लिए ये भी कहा गया है कि यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए 85,000 करोड़, जो कि रिवाइज एस्टीमेट ऑफ 2025-26 से 49.5% ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन बजट एस्टीमेट के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, 2025-26 में जो रिवाइज एस्टीमेट है वो बजट एस्टीमेट के कंपैरिजन में 40.989% कम है। ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि जो एलोकेशन फॉर नॉन रेसिडेंशियल जनरल पूल एकोमोडेशन है, ठीक है, उसके लिए बजट जो है वो पिछले साल 29.22 करोड़ था, उसको बढ़ा के 4,000 करोड़ कर दिया गया है, रिफ्लेक्टिंग दी ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए भी ये चीज़ें होगी। इसके बाद जो PM स्वनिधि है, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, इसके लिए जो एलोकेशन है वो बजट एस्टीमेट में 373 करोड़ था, इसको बढ़ा के 572 करोड़ के आसपास कर दिया गया है, मतलब रिवाइज एस्टीमेट में, और इस साल 900 करोड़। ठीक है, इसके बाद जो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, इसके लिए जो
ये है लोकेशन है वो 3,500 करोड़ से घटा के 3,000 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, पिछले साल जो बजट है उसमें अनाउंस किया गया था, एक अर्बन चैलेंज फंड की बात की गई थी 1 लाख करोड़ के लिए। ठीक है, उसमें ये कहा गया था कि ऐसे प्रोजेक्ट्स कैरी आउट किए जाएंगे जो सिटीज़ को एज अ ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड वाटर एंड सैनिटेशन ऐसे डेवलप करेंगे। ठीक है, और इसके लिए जो है वो 2025-26 में 10,000 करोड़ जो है वो प्रपोज किए गए थे। इसके बाद अच्छा ठीक है, ये वाला तो हो गया कंप्लीट, है ना, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ये वाला। मैंने आपको ये रेलवेज़ और वाला वैसे पहले भी बताया है, मैं थोड़ा सा फिर से इसको बता देता हूँ कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ अलॉन्ग विद रेलवेज़ ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राइमरी ड्राइवर है। ठीक है, दोनों सेक्टर्स को जो है वो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का लगभग 47% बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 26-27 में। ठीक है, 12.2 लाख करोड़ जो है वो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसमें से 2.94 लाख करोड़ जो है वो बताया गया है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ के लिए, और 2.7 लाख करोड़ बताया गया है रेलवेज़ के लिए। ठीक है, इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज 15,000 करोड़ के साथ साथ जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेलवे का वो 2.93 लाख करोड़ होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर डिफेंस का है, उसके बाद कम्युनिकेशन टेलीकॉम का, और उसके बाद हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स और 1 ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का अनाउंस किया गया है। इससे रेलवेज को मेजर पुश मिलेगा फॉर द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव टू इंक्रीज दी मॉडल फ्लाइट शेयर विज रोड। ठीक है, अभी इंडिया जो है वो अपना फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर जो है वो डेवलप कर रहा है, जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, जो कि 55% प्रोग्रेस उसकी हो चुकी है अक्टूबर 2025 तक। उसका जो पहला फेज़ है वो अगस्त 2027 तक कंप्लीट होगा, और पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है वो 2029 तक ऑपरेशनल होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेशनल हाईवेज को लेकर कोई डायरेक्ट अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन एक स्कीम है फॉर द इन्हेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, इसको प्रपोज किया गया है, जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई वैल्यू एंड लॉजिकली टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इसके मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देगी। हाईवेज मिनिस्ट्री के ऑफिशियल का कहना है कि इस तरीके के इक्विपमेंट क्या हो सकते हैं, जैसे कि जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में लिफ्ट लगाई जाती हैं वो, या फिर जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है वो। ठीक है, लार्ज या स्मॉल टू टनल बोरिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, जो कि मेट्रोज और हाई एल्टीट्यूड रोड्स बनाने के काम आती है, उस तरीके के इक्विपमेंट्स इसमें हो सकते हैं इनके, है ना, इनके मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए ये बात की गई है। ठीक है, इसके बाद ये लिखा गया है कि ये जो मेजर शिफ्ट है इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट केम आफ्टर द गवर्नमेंट बिगन इंक्रीजिंग द कैपेक्स बजट। ठीक है, 2019 से 2022 के बीच में अगर हम बात करें तो कैपेक्स जो है वो 92% बढ़ गया है। ठीक है, 3.07 लाख हुआ करता था, 5.92 लाख हो गया है, और ये मोमेंटम जो है वो हर साल आगे बढ़ता रहा है, और कैपेक्स आउटले 2025-26 का 11.21 लाख करोड़ था। ठीक है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और रेलवेज का जो शेयर है वो 5.24 लाख था। ठीक है, ओवरऑल कैपेक्स की अगर हम बात करें 25-26 के लिए, तो उसको, हालांकि उसको थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवाइज किया गया है, रिवाइज एस्टिमेट थोड़ा सा कम है, बट बजट एस्टिमेट उसका इतना था। ठीक है, दिस इज द रिवाइज एस्टिमेट। FY25 यानी कि 24-25 में जो टोटल कैपेक्स था रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के लिए वो 2.85 लाख करोड़ था। ये आपको एक्जैक्टली डेटा याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा ट्रेंड याद रखना है कि कम बाकी कैसे हो रहा है ना। और रेलवेज के लिए 2.52 लाख करोड़ था। ओवरऑल कैपेक्स जो है वो 10.52 लाख करोड़ था। ठीक है, ग्रोथ इनहेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है तो इससे पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा होता है। जैसे कि 2025-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे रहा है उसमें ये कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर 1 रुपया खर्च किया जाता है तो उससे 2.5 से 3, 3.5 रुपये तक जीडीपी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इंडिया की ग्रोथ स्ट्रेटेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी भी, मतलब आप कह सकते हैं कि सेंट्रल पॉइंट है, और पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री उसकी बनी हुई है, यानी कि जो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है 2015 के बाद से ही, है ना, और लगातार जो है रिसेंट ईयर्स में मोमेंटम भी गेन कर रहा है, मतलब तेज़ी से वो बढ़ रहा है। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट जो है वो अक्रॉस रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, पावर, एविएशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, कैपेसिटी एक्सपेंड हो रही है ना, और साथ ही साथ जो लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी है वो भी इंप्रूव हो रही है, जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट्स फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और ये जो कैपेक्स पुश है ये बेसिकली बात इकोनॉमिक सर्वे में लिखी गई है। ठीक है, जो कैपेक्स पुश है इससे जो नेशनल हाईवेज की लेंथ है,
ठीक है, वो 2014 में जहाँ 91,287 किलोमीटर्स थी, वो बढ़ के 1.46 लाख किलोमीटर्स हो गई है। सिमिलरली जो नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स हैं, उनकी लेंथ जहाँ 2014 में 93 किलोमीटर थी, वो बढ़ के 3,000 किलोमीटर तक हो गई है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो नई लाइंस बनाने के लिए डबलिंग एंड मल्टी ट्रैकिंग, रोलिंग स्टॉक ऑगमेंटेशन, सिग्नलिंग, सेफ्टी रिलेटेड वर्क, इन सब चीज़ के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। मार्च 2025 तक की अगर हम बात करें तो रेलवे नेटवर्क जो है वो 69, मतलब आप लगभग कह सकते हैं 70,000 किलोमीटर्स का हो गया है। और 25-26 में टारगेट है कि जो एक्सटेंडेड जो फर्दर नेटवर्क है इसको 3,500 किलोमीटर और बढ़ाया जाएगा। जो रेलवे की एवरेज कमिश्निंग ऑफ रेलवे नेटवर्क है, मतलब हर साल कितना रेलवे नेटवर्क बढ़ाया जाता है, जहां 2004 से लेकर 14 के बीच में हर साल लगभग 1,500 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क बढ़ रहा था, ठीक है, वो अब 3,000 किलोमीटर के आसपास हो गया, मतलब पिछले 10 सालों में। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ भी डबल हो गई है। ठीक है, क्लियर है बात। चलो इसके बाद ये वाला बात करते हैं। यही मैं आपको क्या शुरुआत में बता चुका हूँ कि जो शांति एक्ट है, उसके बाद सरकार जो है वो न्यूक्लियर पावर सेक्टर को और ज़्यादा पुश कैसे कर रही है, ज़ीरो कस्टम ड्यूटी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ महीनों पहले ये पास किया, दैट इज़ द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज शांति एक्ट। और वो इसलिए किया गया ताकि इंडिया के जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसको प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किया जा सके। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो भी गुड्स, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंपोर्ट किए जाएंगे 2035 तक, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। पूरी तरीके से कस्टम ड्यूटी को जो है वो एग्जम्प्ट किया गया है। ठीक है, और पहले जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए जो भी गुड्स की ज़रूरत होती थी, जैसे कि कंट्रोल एंड प्रोटेक्टर एब्जॉर्बर रॉड्स, है ना, बर्नेबल एब्जॉर्बर रॉड्स, ठीक है, इसमें लगभग 7.5% के आसपास की कस्टम ड्यूटी लगती थी। और अब इन सब चीज़ों के लिए अनाउंसमेंट के बाद जो भी कस्टम ड्यूटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो कदम उठाया गया है वो एनडीए सरकार का जो एक एम्बिशन है ना, जो लक्ष्य है वो ये है कि भारत की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है इसको 2047 तक बढ़ा के 100 गीगावाट करना है, जो कि करंट कैपेसिटी 8.8 गीगावाट से 10 गुने से भी ज़्यादा है। ठीक है, और एंड बिल्ड्स ऑन द शांति एक्ट्स रिमूवल फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग लीगल एंड रेगुलेटरी बैरियर्स टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द सेक्टर। ठीक है, इस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए जो लीगल और रेगुलेटरी बैरियर्स हैं, जो काफ़ी लंबे समय से जिसकी डिमांड थी कि हटाया जाए, उसको यहाँ पर हटाया गया है। ठीक है, तो रिसेंटली अभी एक ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी भी आई है, जो कि सिग्नल करती है, इशारा करती है टुवर्ड्स अ सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट, जिसमें यह कहा गया है कि न्यूक्लियर पावर जो है वो पोटेंशियल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं फॉर द थर्मल पावर। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है कि हमारे देश में जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो थर्मल पावर प्लांट से होता है। तो उसमें यह कहा गया है कि न्यूक्लियर पावर जो है उसके पास ये पोटेंशियल है कि वो थर्मल पावर को रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, अब ये जो कस्टम ड्यूटी का एग्जम्पशन है, इससे होगा क्या कि जो लाइट वाटर रिएक्टर्स बेस्ड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के प्रोजेक्ट जो हैं वो रशियंस के द्वारा कुडान कुलाम में सेटअप किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो मोनाजाइट होती है, ठीक है, मोनाजाइट के ऊपर 2.5% का जो एग्जिस्टिंग ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी, उसको भी ज़ीरो कर दिया गया है। मोनाजाइट जो है वो बीच की सैंड में, ठीक है, बीच की सैंड में पाई जाती है। मोनाजाइट एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है। ठीक है, मतलब इसको मोनाजाइट सैंड ही कहते हैं। ये एक फॉस्फेट मल्टी मिनरल है जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ कुछ पार्ट्स में तो ट्रेसेस ऑफ थोरियम भी पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो इसके ऊपर भी जो है वो कस्टम ड्यूटी को ज़ीरो कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। ये वाला पॉइंट भी वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर जनरेशन कैपेसिटी दी गई है। ठीक है, कि कितना हम लोग जनरेट कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि कोल में ही हमारा मेजर शेयर कोल का ही है अभी भी। इसके बाद यहाँ पर नेशनल हाईवेज़ की लेंथ भी दी गई है। ये सारे के सारे चार्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा वेट करना, हो सकता है कि आज ये सारी चीज़ें शेयर ना हो पाएँ, तो 1-2 दिन में मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये चार्ट्स भी और सब कुछ। इसके बाद देखो, टैक्स हॉलीडे फॉर द फॉरेन फर्म सेटिंग अप डेटा हब्स, ये भी मैंने आपको शुरुआत में बताया। इसमें क्या लिखा गया है कि अभी आपको पता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है वो तेज़ी से बढ़ रही है, बूम हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए डेटा सेंटर्स की ज़रूरत है। तो उसी चीज़ को कैपिटलाइज करने के लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी फॉरेन कंपनीज इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इस तरीके के डेटा सेंटर्स इंडिया में सेटअप करेगी,
उनको 2047 तक टैक्स ब्रेक या टैक्स हॉलिडे जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया के जो डेटा सेंटर का मार्केट है वो लगभग अभी $10 बिलियन के आसपास का है ना, जो कि $1.2 बिलियन के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर रहा था 2024 में, मतलब 23-24 में। ठीक है, और इंडिया में जो है वो इस साल यानी कि मतलब 2027 तक अगर हम बात करें तो 795 मेगावाट्स ऑफ न्यू कैपेसिटी जो है वो हम लोग एक्सपेक्टेड है कि ऐड कर लेंगे, और टोटल कैपेसिटी 1.1 गीगावाट की हो जाएगी। ठीक है, पिछले महीने की अगर हम बात करें तो यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी यादव का ये कहना था कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो पिछले साल के $70 बिलियन से बढ़ के, ठीक है, FY26 तक जो है वो डबल हो सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। और ठीक है, और बजट अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इंडिया की डेटा सेंटर में जो इन्वेस्टमेंट है वो $200 बिलियन तक बढ़ सकता है। ठीक है, पिछले साल अगर हम बात करें तो टीसीएस ने ये अनाउंस किया था कि $6.5 बिलियन, ठीक है, $6.5 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेगा ओवर 5 ईयर्स टू बिल्ड 1 गीगावाट इन एआई रेडी डेटा सेंटर्स। और उसी महीने गूगल ने भी अनाउंस किया कि वो $15 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे टू बिल्ड 1 गीगावाट डेटा सेंटर। ठीक है, इन पार्टनरशिप विद अडानी ग्रुप। दिसंबर में माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि वो $17 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। प्राइमरी फोकस उनका भी एआई डेटा सेंटर्स ही रहेगा। अमेजन ने अनाउंस किया था कि वो $35 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे पिछले मतलब 5 सालों में। हालांकि उसमें से ये नहीं बताया गया कि डेटा सेंटर के एक्सपेंशन के लिए कितना पैसा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक रिसर्च नोट है बाय दी S&P ग्लोबल फ्रॉम 2024। उसमें ये एस्टिमेट किया गया है कि $100 बिलियन से ज़्यादा जो है वो इस तरीके की फैसिलिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, द स्पेंडिंग विल कैपिटलाइज ऑन स्ट्रॉन्ग डेटा ग्रोथ एंड द राइज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिजिटलाइजेशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जो डेटा ग्रोथ बढ़ रही है उसके ऊपर कैपिटलाइज करने की बात ये की गई है, तो उसी के लिए खर्चा होगा। ठीक है, अब डेटा सेंटर जो है, जो एआई की डिमांड बढ़ रही है उसका ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, द नीड फॉर कंप्यूटिंग पावर, है ना, क्योंकि कंप्यूटिंग कैपेसिटी या कंप्यूट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग अ लार्ज एआई सिस्टम। ठीक है, एल्गोरिथमिक इनोवेशन और डेटा सेट्स तो है ही है कि आपका अगर आप कोई भी जो है वो एआई सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एल्गोरिदम बढ़िया होना चाहिए, है ना, इनोवेटिव एल्गोरिदम होना चाहिए, डेटा सेट्स होने चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रेन करें अपने एआई सिस्टम को। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए आपको कंप्यूट पावर या कंप्यूटिंग कैपेसिटी होनी भी ज़रूरी है। ठीक है, और ये एक ऐसी चीज़ है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एलिमेंट्स टू प्रोक्योर फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं जो एआई सिस्टम्स बनाना चाहते हैं, अपने सिस्टम्स को ट्रेन करना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे मुश्किल चीज़ है। ठीक है, कंप्यूट कैपेसिटी डेवलप करना, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये चीज़ बताई जा रही है। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि इंडिया के पास अभी जो लीज्ड डेटा सेंटर कैपेसिटी है वो 1 से 3 गीगावाट तक की है, जो कि बाकी इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी को और बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए, तो ये 2 पेजेस हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस सेशन को इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम लोग चलेंगे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बात करेंगे। ठीक है, और एक पेज और बात करेंगे अबाउट ट्रेड, टैरिफ्स एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो 2 पेज हमारे पास ये हैं, फिर एक ये है मार्केट्स एंड टैक्सेशन 3 पेज, स्किल्स एंड जॉब्स 4 पेज, न्यू इकोनॉमी 5 पेज। मैं सारे पेजेस आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, 5 पेज ये हैं, और इसके बाद आई थिंक सोशल एंड एग्रीकल्चर 6 पेज। इसके बाद तो और कुछ है नहीं। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हैं इतना समझाने के बाद। ठीक है, चलो, तो मतलब 6 पेजेस हैं अभी जो हमारे बचे हुए हैं, तो 6 पेजेस का मतलब है कि टोटल आई थिंक वी विल टेक 3 मोर सेशंस। ठीक है, और 3 मोर सेशंस में हम लोग आज इवनिंग तक या लेट नाइट तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए।